चलो अब इस असाइनमेंट की डिस्कशन का मेन पर्पस एक्चुअली फर्दर एडवांस्ड है या फिर जेई मेंस में जितना काम हमने करा उस सबको कंपाइल करने का है कि हम लोग बिल्कुल अब नेक्स्ट लेवल पे चलें। तो पता है इसमें आज वाली असाइनमेंट की डिस्कशन में नोटिस क्या करना और अकेली बात क्या समझना कि जो क्वेश्चंस मैंने डाले उनकी लैंग्वेज को पढ़ के नोटिस करो कि हमेशा पैनिक में जाओगे। पर इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि जब हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि एक्चुअली वो कितने सिंपल हैं। तो यही ही आता है आईआईटी में। आईआईटी के नाम पे कितना ज़बरदस्त स्टुपिडिटी, कितना ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है, कितने फालतू नोट्स, कितने फालतू क्वेश्चंस, कुछ नहीं करने। इन कमिंग मंथ्स में बस जितना काम हमने करा है उसको कंपाइल करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद अकेली बात क्या समझनी है कि जब कोई मेरे सामने नया क्वेश्चन आए तो उसको हैंडल करना आईआईटी वाला, कहीं फालतू किसी बुक में नहीं, किसी कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स में नहीं, गूगल करके हमने क्वेश्चंस नहीं ढूंढने, अपना टाइम बर्बाद करोगे और निकलोगे भी नहीं। तो कुछ नहीं करना। गड़बड़ क्या होती है कि जितना काम हमने करा है उतना हमसे कंपाइल हो जाए, उतना हमें आ जाए। जो हमने क्लासेस में काम कर लिया, जो असाइनमेंट्स में काम करा, उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आने, आईआईटी मेंस में नहीं आने, एडवांस में नहीं आने। तो फिर गड़बड़ कहाँ पे होगी कि हमसे उतना काम कंपाइल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें हर बार हर मिनट लगता है कि और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा। तो कुछ नहीं है। और जितना हमने काम करा उस पे बेस जो आपके साल में आईआईटी में क्वेश्चन आएगा, मैं उतनी ही बात से वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा। तो आप लोगों ने एग्जैक्टली सेम जोन में जाना है कि उसी बात पे क्वेश्चन को पढ़ने की अकल बननी शुरू हो, वो कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो। तो इस सारी असाइनमेंट का और जो कमिंग असाइनमेंट्स आएंगी उन सब का अब एग्जैक्टली ये पर्पज़ है कि हमारा वो कॉन्फिडेंस बने। पर याद रखना कि सक्सेस जो है ना, इट इज़ अ डे बाय डे अप्रोच। मतलब हर दिन टिक के काम करना ये हर एक के बस का नहीं है। तो जो अब वाला फेज़ है उसमें जब असाइनमेंट्स चलेंगी तो हमारा काम क्या है? टिक के काम करना। जो क्वेश्चंस मैं दूं उनको हैंडल करना प्रॉपरली, हर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना, पर करना रोज जो काम मिलता है वो रोज करना। अगर उससे बचोगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तो इस बात का ध्यान रखना कि मेरे क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व होते हैं क्योंकि मैंने इनको समय दिया, इनको टाइम दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही खुद अपने आप टाइम दो, टाइम दो, गारंटेड रैंक आएगा, गारंटेड रैंक आएगा, बढ़िया रैंक आएगा। रैंक तो गारंटेड खैर वैसे ही आना है, पर बढ़िया रैंक आएगा, बहुत बढ़िया रैंक आएगा। अगर पहले 500 का टारगेट है तो पहले 500 का उस तरह का विजन बना के चलो, उसमें कुछ स्पेशल नहीं करना, कोई पैनिक नहीं होना, कुछ नहीं करना। पहले 500 का टारगेट है, पहले 100 का टारगेट है, तो उसके लिए अकेला काम करना क्या है कि जैसे मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और मैं क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल एग्जैक्टली ये सोचता हूं कि ये मेरे करे हुए काम में से कहां पे है, करे हुए काम में से। तो जो मेरा करा हुआ काम है वो मैंने करवा दिया। तो अब वो क्वेश्चंस हमसे भी उसी कॉन्फिडेंस से सॉल्व होने चाहिए जैसे कि मैं अभी करूंगा। तो हर एक क्वेश्चन में मेरी अप्रोच नोटिस करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस असाइनमेंट इज फॉर फंक्शंस फॉर आईआईटी जेईई, जिसमें जो ज़्यादा फोकस है वो एडवांस्ड है और मेंस का कह लो स्टेज 2 है। मेंस का स्टेज 2 का मतलब रैंक, ज़बरदस्त रैंक लाने वाला स्ट्रक्चर। ज़बरदस्त रैंक लाने का मतलब बिल्कुल पहले फर्स्ट हम लोग का रैंक 3 डिजिट में आ जाए या उससे बेटर आ जाए। तो जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनके लिए हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले बहुत थॉरो होनी चाहिए। तो दिस इज द नेक्स्ट लेवल नाउ। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन को नोटिस करो प्रॉपरली। पता है, ये बात सीखो कि जो क्वेश्चंस आईआईटी में फेस करोगे वो 100% न्यू होगा, नया क्वेश्चन होगा, पढ़ने में नया होगा, करने में नया नहीं होगा। तो गलती हमसे क्या होती है कि हम क्योंकि इतने स्टूपिड कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स के और दुनिया भर में इतने फालतू काम चल रहे हैं आईआईटी के नाम पे कि उस जोन में हमें लगता है कि आईआईटी का एग्ज़ाम भी ऐसा ही पैनिक वाला होगा जैसा कि हमें अजीब अजीब टेस्ट दिखते हैं दुनिया भर में। वैसा नहीं होता। जो क्वेश्चंस वो आईआईटी में डालते हैं वो क्लियरली उन्होंने अपने साथ के प्रोफेसर्स को, जिन्होंने भी पेपर बनाया, उन्होंने जस्टिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कैसे बहुत तेज लॉजिकली हो सकता है विद द गिवन सेंस। देखो मतलब 8th के बच्चे को 9th का काम करा देना इज नॉट द राइट अप्रोच। 8th में आपको 8th में ही तंग करा जाए
उतनी बात पे आप लोग का थिंकिंग स्किल बढ़े, दैट इज द इंटेलिजेंट अप्रोच। तो जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिस्कस, आईआईटी में एग्जैक्टली ऐसे ही फेस करोगे कि पढ़ने में अलग लगेगा, करने में सिंपल है। तो हर बात को नोटिस करना। हमें किसी ने दिया कि एक फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल, एफ एक्स टी है 3 की पावर माइनस मॉड एक्स, चलो सिग्नम ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। हमसे पूछा कि इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 देखना है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। तो अब वो देखते कैसे हैं, तो मैंने पहले फंक्शन को तोड़ने की करी। सिग्नम ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का हमें ग्राफ क्लियर है कि वो 0 से इन्फिनिटी वैरी करता है, तो पॉजिटिव नंबर है, उसका सिग्नम कितना होगा, 1। तो देखो एग्जामिनर हमें बेवकूफ बनाया उन्होंने। सिग्नम ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इज ओनली 1। पॉजिटिव नंबर का सिग्नम कितना आता है, 1। नेगेटिव नंबर का सिग्नम कितना आता है, -1। तो ये 1 लिखा हुआ है, 1 + 2 ये 3 है। जब x होगा नेगेटिव तो मॉडुलस x बनेगा -x, तो 3 की पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x, वो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया अकेला 3। तो x के नेगेटिव होने पे ये फंक्शन कांस्टेंट है 3। x के नेगेटिव होने पे ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है 3। उसके बाद फिर वो 3 की पावर -x माइनस 3 की पावर x + 3 बन गया। अब क्या ये 1 1 है, नहीं है, दिखता है हर एक वैल्यू के लिए हाइट 3 आ रही है, तो कहाँ 1 1 है। साथ में क्या ये इंजेक्टिव, क्या ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव, मतलब खैर 1 1 तो हो ही गया, क्या ये ऑन टू है, तो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर -x + 3। जब x को अब 0 के आगे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली, ये नंबर 3 की पावर -x ये अप्रोच करेगा 0 को, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये -इन्फिनिटी, इसके आगे ये नंबर जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका जो इसकी रेंज बनी वो बनी 3 से -इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी से 3। और कोडोमेन कितना है, रियल। सर्जेक्टिव कैसे चेक करते होते हैं, ऑन टू या इन टू, कैसे चेक करते हैं, हम लोग रेंज निकालते हैं और कोडोमेन से कंपेयर करते हैं। तो मैंने ये सर्जेक्टिव को चेक करने के लिए मैंने इसकी रेंज को निकाला, जो कि -इन्फिनिटी से 3 आ रही है। कोडोमेन इसका ऑल रियल है, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है, नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, इसका ऑप्शन बन गया डी। तो इसके सेंस को नोटिस करो कि हैंडल कैसे करा। देखो लैंग्वेज न्यू ही होगी, लैंग्वेज ने नया ही होना है। ये लैंग्वेज मैं चाहता था कि एक बार डिस्कस कर लूं, इसलिए इसको समझना। फंक्शन डिफाइंड है ऑल, मतलब डोमेन से ऑल रियल तक। डोमेन क्या है, ठीक है, जो भी होता रहे डोमेन। अब कहा कि इफ एफ इज सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग होने का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है, मतलब अगर मैं इसको y बोल दूं तो जो y है वो इस केस में मतलब y जो है वो कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन कितना, ऑल रियल, मतलब एक्चुअली जो ये फंक्शन की रेंज है दैट इज ऑल रियल, मतलब y इज ऑल रियल। ओके, y इज ऑल रियल, गुड। तो इस केस में अगर y अगर ऑल रियल है तो उसका नाम y रखा। अब याद करो कि ऐसे क्वेश्चंस में रेंज कैसे निकालते थे, इसका नाम y रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, करा, x में बना दी क्वाड्रेटिक। तो फॉर x टू बी रियल इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, ये बनी एक्सप्रेशन। अब यहां पे कहानी अब आई, और याद रखना ये हमने क्वेश्चन ऐसे के करे हुए हैं। नाउ दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी y, कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल। तो अब ये कैसी क्वाड्रेटिक बनी, y में सिंपली इसको एक्सपैंड कर लिया 16y², यहां से नोटिस करो -3y² और ये -4 है, तो -12a आ गया, ये बनी क्वाड्रेटिक। देखो इसमें 4 वैसे कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, अगर 4 काट दें तो 4 - 3a y² माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 - a y + 1 - a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर ये मैं चाहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव होए, हमेशा पॉजिटिव होए हर y के लिए, तो इस क्वाड्रेटिक के हमेशा पॉजिटिव होने के लिए इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 होना चाहिए और इसके कोफिशिएंट ऑफ y² को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 4 - 3a को पॉजिटिव होना चाहिए और इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया, 16 टाइम्स ऑफ 1 - a का होल स्क्वायर, 16 टाइम्स ऑफ 1 - a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 - a इंटू 4 - 3a, इसको हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। 4 - 3 है पॉजिटिव, वहां से a कैसा आ गया, 4/3 से छोटा, a आ गया 4/3 से कम।
अब सिंपली यहाँ पे एक तो 1 माइनस ए कॉमन ही आ रहा है, 4 टाइम्स 1 माइनस ए कॉमन ले लो, ये आ गया 4 माइनस 4a माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 3a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसको नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें क्या मिल गया कि 1 माइनस ए इंटू माइनस ए को नेगेटिव, मतलब a माइनस 1 इंटू माइनस ए था ना यहाँ पे, तो a माइनस 1 इंटू ए को नेगेटिव, मतलब a आ गया 0 से 1 के बीच में और a 4/3 से छोटा होना चाहिए। तो हमसे पूछा क्या हुआ, ठीक है a 0 से 1 के बीच में आ गया हमारे गिवन इंटरवल में, ये अपना ऑप्शन बन गया, a बन गया 0 से 1 के बीच में। 0 पे यहाँ पे एग्जैक्टली कोई ट्रबल हो रही है क्या? अगर a को हम 1 लेते हैं तो ये एग्जैक्टली 0 बन जाता है, तो a को 1 नहीं होना चाहिए और a को 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 और 1 लेने पे देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 की बजाय लेस देन इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे a को 0 से 1 मार्क कर देना चाहिए था, डी ऑप्शन बन जाता है इसका। तो इसमें कोई ऑप्शन में कोई गड़बड़ लग रही है, पर अदरवाइज जो पर्पज़ है वो एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग को पकड़ने का था कि इस स्टोरी को हैंडल कैसे करेंगे। याद रखना ऐसे के क्वेश्चंस में हमने पहले भी करे हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट एक बार ऐसे y में क्वाड्रेटिक बन के फिर आगे फिर हमें लगाना पड़े, जैसा इसमें करा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, पर ये सेंस ध्यान में रखना। ये बहुत सिंपल था, पर इसमें अब जैसे ये क्वेश्चन मान लो मेरे सामने आया, तो अब एक बच्चे की नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती कि वो यहाँ से वो fx में f ऑफ 2 प्लस टी और f ऑफ 2 माइनस टी बनाने लग जाता, तो वो इसमें स्टुपिडिटी होती। f ऑफ 2 प्लस टी मतलब 2 से t आगे जाओ या 2 से t पीछे जाओ, 2 माइनस टी, दोनों पे आंसर सेम आ रहा है। तो हमें क्लियरली ये बताया गया कि जो ये वाला फंक्शन fx है वो 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिंपल सी बात। तो अब जो fx है वो है क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अगर 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्वाड्रेटिक किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, अपने वर्टेक्स के अबाउट। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है वो 2 पे है। तो हमें उन्होंने सीधी सादी बात को यूं कान घुमा के बताया। सो दिस वॉज द ओनली स्किल दैट वॉज टू बी कैच्ड फॉर दिस क्वेश्चन। चलो इसका यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, 2 पे। इसका वर्टेक्स कहाँ बनता है, माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी बाई 2 बराबर हो गया 2 के, वहाँ से b आ गया -4, b आ गया -4, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे। तो ये इसका ग्राफ बना, देखो x स्क्वायर था ना, तो इसलिए बनेगा तो अपवर्ड पैराबोला ही। अब मुझसे पूछा गया कि f1, f2 और f4 में कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब सोचो कि 2 पे तो सबसे कम हाइट होगी, इसका मिनिमा बनेगा। अब 2 से 4 दूर है कि 1 दूर है 2 से, तो हमें दिखता है कि 2 से 4 दूर है, 1 पास है, तो सॉल्व नहीं करना। अब जैसे जैसे ग्राफ को आगे बढ़ाओगे 2 से, वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी। तो अपने आप सोचो कि इसकी हाइट 1 पे ज़्यादा होगी कि 4 पे ज़्यादा होगी। तो हमें दिखता है कि 2 से 1 पास है, तो 2 पे तो बिल्कुल मिनिमा था, 2 और 3 पे हाइट सेम होगी, 1 पे और 3 पे हाइट सेम होगी, 3 से ज़्यादा हाइट होगी 4 पे, तो 2 के अबाउट सिमेट्रिकल था। तो इसलिए क्लियरली इस केस में f ऑफ 4 इन तीनों में सबसे बड़ा होगा और f ऑफ 2 सबसे छोटा होगा, वो बना बी ऑप्शन। f ऑफ 2 फिर f ऑफ 1 फिर f ऑफ 4। तो इस क्वेश्चन को जब हम ऐसे डील करते तो हमसे ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस से होता, और अगर इसमें कहीं भी फंसे अपने आप अटेम्प्ट करने में तो इसको नोटिस करो कि कहाँ पे ब्लॉक हुए थे, क्योंकि स्किल कोई नहीं स्पेशल, जो बताया गया बस वो हमें राइट अप्रोच राइट तरीके से अप्लाई करने की अकल चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में भी अब सेंस नोटिस करना। देखो मेरे सामने अब ये क्वेश्चन आया, अजीब सा उन्होंने बना के दिया, वो देंगे, हमने क्या देखना है कि हमें क्या सिखाया गया। तो अब हमें अगर कहा गया कि साइन ऑफ 2fx की रेंज बता दो, तो पहले मुझे fx मैंने देखा अजीब सा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, उसकी रेंज बतानी है। तो मुझे समझ में आता है कि मुझे इसके बारे में सोचना है कि √x + 7 - 4 अपॉन x - 9 ये कैसे बिहेव करेगा। अब देखो मतलब मेरे मन में क्या आया, सिंपल सी बात है, और ऐसे ही सोचा करो कि हमने अपने काम को तेज से तेज करने के तरीके निकालने की, एग्जामिनर ने क्या सोचा, एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलता है, हमने वो पकड़ना है। अब इस क्वेश्चन में मेरे मन में आया कि मैं इसकी रेंज निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करूं, तो मुझे दिख रहा है x - 9 और ऊपर √x + 7, तो डिफरेंशिएशन पे हमारा कंफर्ट नहीं बन रहा है ना, तो नहीं करना। दिमाग लगाया कि क्या करूं, तो मेरे मन में आया कि अगर मैं इसका नाम t रख लूं, √x + 7 का नाम वैसे मैंने t रखा, ट्राई करा एक्चुअली,
रूट एक्स प्लस 7 का नाम जब जैसे मैंने टी रखा तो मुझे दिखा कि रूट एक्स प्लस 7 का नाम टी रखते ही एक्स प्लस 7 बन गया टी स्क्वायर, मतलब x बन गया टी स्क्वायर माइनस 7। तो ये टी स्क्वायर माइनस 7 माइनस 9, तो ये टी स्क्वायर माइनस 16 बन गया। ऊपर t माइनस 4 है, वो फैक्टराइज हो रहा है, तो मेरा काम बहुत ईजिली बन गया। सिंपली t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 16, वो बन गया 1 अपॉन रूट सिंपली t प्लस 4, ये बन गया एक्सप्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 7 प्लस 4। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंपली क्या बन गया, 2 पाई अपॉन सिंपली साइन के अंदर क्या बन रहा है 2 पाई अपॉन रूट एक्स प्लस 7 प्लस 4, ये बन गई टर्म। अब ये जो टर्म है x प्लस 7 का रूट, ये मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, पर हमने इन्फिनिटी तक तो जाना ही नहीं। यहाँ पे सिंपली ये एक्सप्रेशन है, तो जो x है वो इस केस में यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते भी जाएं या वॉट एवर, तो इस केस में जब ये 0 होगा तो इसका आंसर कितना बना, जब ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी 2 पाई अपॉन इन्फिनिटी की लिमिट कितनी आएगी 0, पर 0 बनेगा नहीं, तो इसलिए साइन 0 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। और जब ये होता 0 तो 2 पाई बाय 4 हो गया पाई बाय 2, तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये 1 भी बन रहा है और 1 ये बन पा रहा है। पर इसमें अब एक बात नोटिस करो कि जब हमने शुरू में ये कैंसिलेशन करी, जब हमने इसको फैक्टराइज करके काटा, तो हमने कैंसिलेशन करी इसी शर्त पे कि x की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 9 लेंगे तो एक्चुअली fx ही डिफाइन नहीं होगा। तो 9 पे एक्चुअली इसका आंसर कितना आता, 9 पे इसका आंसर आता 9 प्लस 7 16, 16 का रूट इज 4, 4 प्लस 4 कितना बना 8, 8 ये बना पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 ये नहीं हो सकता, साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो ये 1 बाय रूट 2 नहीं हो सकता, तो 1 बाय रूट 2 ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बना सी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब ये क्वेश्चन मैंने करा ना तो पहले मेरा आंसर यही बना, मेरे से ये x माइनस 9 वाली वैल्यू मिस हो गई। तो मैंने फिर मैं ऑप्शंस पे गया तो ऑप्शन पे मैंने एक बात नोटिस करी कि उन्होंने 1 बाय रूट 2 क्यों बनाया, यहाँ भी बनाया यहाँ भी बनाया। तो मैंने फटाफट आके यहाँ पे देखा कि ये 1 बाय रूट 2 बनने के लिए इसको पाई बाय 4 बनना चाहिए, तो मुझे देखा अच्छा ये 9 बन रहा है। तो इसमें हमने मैच मेकिंग करनी है। तो जब मैंने ये आंसर बनाया तो मुझे देखा कि उन्होंने 1 बाय रूट 2 को इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, तो फटाफट मेरे मन में डाउट आया कि 1 बाय रूट 2 को क्यों वो बार बार बोल रहे हैं। तो जैसे ही वहां पे आके देखा ऑप्शंस में तो दिखा कि अच्छा यहां पे गड़बड़ है। तो क्वेश्चन जब हैंडल करते हो ना एडवांस वाले भी, तो उनमें ना सबसे पहले अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना शुरू करो कि मेरा होना है, उसके बाद होगा या नहीं होगा वो उसके बाद की बात है। क्वेश्चन पहले हमारा माइंड में होगा हमारे कॉन्फिडेंस से, उसके बाद पेपर पे होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इन मंथ्स में अगर कहीं राइट अपने आप को पुश कर गए, गारंटेड रैंक बनेगा एडवांस्ड में, पर क्वेश्चन हैंडल करना, क्वेश्चन खुद करने से नहीं बचना। चलो अब ऐसे ही ये था नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग था, पर इसको भी अब नोटिस करो कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि fx है मैक्स ऑफ साइन t 0 से लेके x तक। तो मैंने सिंपली साइन x का मैंने ग्राफ बनाया, 0 से लेके उन्होंने कहाँ तक बोला है, जो मैंने 0 से लेके 2 पाई तक बना लिया, एक इंटरवल में डिफाइन कर लेते हैं। अब इसमें पहले मैंने fx को बनाने की करी। जब x को वैरी कराओगे 0 से लेके पाई बाय 2 तक, कहीं भी मान लो x होता, तो 0 से x के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x पे ही। तो 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में x कहीं भी अगर होता तो fx क्या बनता, साइन x, मैंने वो लिखा, जब भी x 0 से पाई बाय 2 के बीच में। उसके बाद x को अगर पाई बाय 2 के बाद कुछ भी ले लोगे तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 0 से लेके, मान लो x अगर यहां पे होता, अब 0 से लेके x तक मैक्सिमम आंसर कहां पे आ रहा था, यहां पे, वो 1 था। तो इसका मतलब पाई बाय 2 के आगे इस फंक्शन की जो वैल्यू fx की थी वो हमेशा 1 थी। तो पहला काम क्या था कि ऐसे fx बना लो। अब ऐसे ही बनाया gx नाम रखा हुआ है कि hx, gx इज मिन। अब सोचो कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0 से लेके, अब नोटिस करना, 0 से लेके पाई तक कहीं पे भी x ले लो, 0 से लेके पाई तक कहीं पे भी x ले लो, सबसे कम वैल्यू कहां पे आ रही है, 0 पे, वो 0 ही है। तो इसलिए जो gx है दैट वाज 0, जब x 0 से पाई के बीच में कुछ भी लोगे तो सबसे कम वैल्यू कहां पे आ रही है, हमने वो लेना था, वो 0 ही थी, तो इसलिए gx वाज 0। जैसे ही x को पाई से बड़ा करोगे 3 पाई बाय 2 तक,
कहीं पे भी ले लो x, तो 0 से 3π/2 के बीच में सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है? अब वो x पे है, अब 0 पे नहीं है, x पे सबसे कम वैल्यू है, तो इसलिए फंक्शन क्या बना? sin x। लेकिन अगर x को 3π/2 के आगे ले लोगे, मान लो x अगर यहां होता, अब 0 से x तक सबसे कम आंसर कहां पे है? यहां पे, विच इज -1। तो ये मैंने gx बनाया, और ये काम की बात है। क्यों काम की बात है? कि वो ये क्वेश्चन नहीं डालेंगे, पर लैंग्वेज हमने इस तरह की कई बार डील करी है, तो ये क्वेश्चन हमें उसी लैंग्वेज पे एक बार नए तरीके से ग्रिल करवा रहा है, विच इज द रिक्वायरमेंट, कि क्वेश्चन टफ ना हो, पर हम लोग की बोल पाने की एनालिटिकल एबिलिटी, हमारे अपने आप क्वेश्चन को हैंडल करने की कैपेसिटी ऐसे ही बढ़ती है कि सेम थ्योरी हो पर हमें अलग तरीके से पूछी जाए और हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के पैनिक कर जाए। तो जो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो इसको नोटिस करना कि क्या वो लैंग्वेज में ही तो नहीं फंसे, ये ऐसे ही होगा। तो अगली असाइनमेंट में एटलीस्ट उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना कि जो मैंने कराया है वहीं से क्वेश्चन डालूंगा, तो उसके बाद फिर कैसे फंसे हो। तो ये बना अब अगर मैं fx - gx का बिहेवियर देखूं, उसका जिंट था बाद में, तो 0 से π/2 के बीच में ये sin x है, वो 0 है, तो सिंपली sin x - 0 का जिंट क्या? sin x बना, पॉजिटिव है, उसका जिंट 0 आ गया, तो ये 0 हो सकता है। π/2 से π के बीच में, π/2 से π के बीच में देखो, ये तो 1 है और वो कितना है? अभी भी 0 है, तो उसका 1 - 0 का जिंट कितना बना? 1, तो इसलिए 1 भी हो सकता है। उसके बाद π/2 से 2π के बीच में ये 1 है, कभी ना कभी ये -1 है, तो 1 - -1 कितना हो गया? 2, उसका जिंट भी डायरेक्टली 2 ही आ गया। तो इसलिए इस केस में जो hx बना वो 0, 1 और 2 हो सकता था। ये 3 ऑप्शंस बने। तो इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन भी। हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पर पता है जो अभी वाला अब जो टाइम है ना, उसमें हमने जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस क्लासेस में ऑलरेडी करे। अब इस पूरी डिस्कशन में ये नोटिस करना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के जब हम लोग डिस्कशन सुनेंगे तो हमें लगेगा कि ये हमसे हो जाना चाहिए था। तो अब इसका पता है, इसको लेके अब हमने क्रैंकी बेबी नहीं बनना होता। अब क्या करो कि जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसमें हर क्वेश्चन को जैसे मैं इसमें करवा रहा हूं वैसे पढ़ो कि मेरा होना चाहिए। ये उसी थ्योरी में से है जो मैंने करवाई हुई है, वही ही गेम है। तो इसलिए मैंने क्लियरली बोला है कि आंसर मार्क करने की करो, जिद पे आके आंसर मार्क करने की करो कि मुझे लगता है कि ये लॉजिक से ये आंसर बनना चाहिए। उसके बाद फिर जब डिस्कशन करेंगे तो फिर तब उसको नोटिस करा करो। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इंटरेस्टिंग थी, पर क्यों? अब ये टर्म किसी ने थी, देखो देखने में अजीब सी है। जो हम लोगों ने पीरियड वाले क्वेश्चंस करे उसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते थे? दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअली पीरियड निकाल के एलसीएम निकालने की करते थे। तो इसमें अब एक बात नोटिस करो कि ये भी कॉस था, ये भी कॉस था, और इन दोनों की ना आपस में मिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग पॉसिबल हो पा रही थी। देखो मतलब अब ना मेरा लॉजिक समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं। मान लो कोई, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा, मान लो मैं ये देता कि एक फंक्शन है f ऑफ थीटा। अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कहां पे गलती होती। 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा का अगर मान लो कि मैं पीरियड पूछता, तो जो बच्चा बड़े कॉमन तरीके से गलत आंसर देता, वो कहता कि इसका पीरियड 2π है, इसका पीरियड भी 2π है, तो एलसीएम लोगे तो 2π आएगा। तो वो एक्चुअली गड़बड़ कर गया। वो गड़बड़ क्या कर गया कि उसको दिखा नहीं कि ये तो कंबाइन हो जा रहा है, ये डायरेक्टली sin 3 θ है, और sin 3 θ का पीरियड कितना बनेगा? 2π/3। तो एक्चुअली इसका पीरियड कितना बना? 2π/3। तो ये इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करो तो सेम स्टोरी थी। अब देखो मैंने नोटिस कैसे करी। मुझे दिखा x - π, यहाँ भी x - π, यहाँ पे 2π², तो यहाँ पे 4π²। मतलब सिंपली तो मेरे मन में आया कि अगर इसका नाम मैं थीटा रख लूँ तो ये सिंपली θ/2 हो जाएगा, ये सिंपली θ/2 हो जाएगा। तो इसको मैंने सिंपली x - π/2π² का नाम मैंने थीटा रख लिया अपने मन में, तो बन गया -2 cos θ, ये बन गया 4 cos की पावर 4 θ/2। तो पहले इसको ठीक से पढ़ा कि इसको कंफ्यूज हम क्यों कंफ्यूज हों। तो अब जो cos² थीटा है वो कितना होता है? 1 + cos 2 θ/2। तो ये बन गया 1 + cos θ/2 का होल स्क्वायर, वो लिखा बाय, ये 4 बन गया, 4 कैंसिल हो गया, इसको एक्सपैंड कर लिया, 1 + cos² θ + 2 cos θ वो कैंसिल होकर अकेला 1 + cos² θ आ गया। ये बन गई मेरी टर्म 1 + cos² θ। cos² θ का पीरियड कितना होता है? पाई।
कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड कितना होगा पाई, पर थीटा अपने आप में खुद ही अजीब सा था, x माइनस पाई बाई 2 पाई स्क्वायर, तो वो 2 पाई स्क्वायर से डिवाइड हो रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए था, सिंपली हमें फर्दर वो हम लोग साइन 3x का पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई 3, तो इसके नीचे 2 पाई स्क्वायर था, तो हमारा पीरियड कितना हो गया पाई अपॉन 1 बाई 2 पाई स्क्वायर विच इज 2 पाई क्यू, ये आंसर बनता। तो हमारा सेंस, हमें अगर मान लो इस क्वेश्चन में गलती हुई तो वो गलती सोचो कितनी बेसिक थी और हमसे क्यों हुई, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें हमारे करे हुए क्वेश्चन को नए तरीके से लिख के दे दिया। अगर मैं ये क्वेश्चन देता तो क्या हम डायरेक्टली ये बात जज नहीं कर पाते, कर लेते इजीली। तो इसमें क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने हमें डरा दिया, x माइनस पाई लिख दिया, हम डर गए। तो इसको देखो, जैसे ही मैंने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थीटा पढ़ा तो मैं दिखा कि ये तो बिल्कुल हैंडल होने वाला था। तो बस इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिस वाज द टास्क। इंटरेस्टिंग था पर ठीक है, डूएबल था। ये सिंपली इनवर्स का सिंपल क्वेश्चन था। y इन टर्म्स ऑफ x है, x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, तो x कितना बनेगा e की पावर, पर इसमें दो ऑप्शंस आएंगे। तो फिर अब मैं यहाँ पे वापस गया तो देखा कि क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे जो ये x है वो x अब की बात 0 से e की पावर माइनस 3/2 तक था। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना था, सिंपली log x ये बना, ये वाली वैल्यू बनी, तो x माइनस 3 प्लस लोगे कि माइनस 3 माइनस लोगे। तो इस क्वेश्चन में दिखता है कि हमें आंसर चाहिए था जो 0 से e की पावर माइनस, मतलब हमें पीछे वाला आंसर चाहिए, आगे वाला आगे नहीं जाना। तो इस केस में जो ऑप्शन लेना चाहिए था वो -3 माइनस वाला लेना चाहिए था। तो मैंने सॉल्व भी नहीं करा आगे, सिंपली मैंने देखा कि e की पावर वाले ऑप्शंस कौन से हैं, ये और ये, इसमें ये प्लस वाला ऑप्शन है, ये माइनस वाला ऑप्शन है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाता। तो इसको आगे सॉल्व करने की भी नीड ना पड़ती, इसको हैंडल ऐसे करना चाहिए था। ये सिंपल था, sin x प्लस कॉस एक्स प्लस 2√2 है, इसमें फंक्शन कंप्लीट करा। तो अब मैं चाहता हूं कि ये 1 1 हो और ऑन टू भी हो। तो साइन का ग्राफ तो मैं जानता हूं, तो अब मैंने यहां पे इसको सॉल्व नहीं करा, सिंपल सी बात सोची, साइन मैक्सिमम कितना 1, तो 1 प्लस 2 कितना बना 3, तो ये 3√2, मिनिमम कितना -1, तो -1 प्लस 2√2, तो रेंज कितनी बननी चाहिए √2 से 3√2। तो वो एक्चुअली 4 के 4 चारों ऑप्शंस में थी, तो वहां से बात नहीं बनी मेरी। अब मुझे इसका ये चेक करना पड़ा, तो मैंने सॉल्व वॉल्व नहीं करा, मैंने ये वैल्यूज डाल के देख ली। -3 पाई/4 यहाँ डालो, कितना बना -पाई/2, -3 पाई/4 प्लस पाई/4 आ गया -पाई/2, -पाई/4 डालो तो वो बन गया माइनस पाई/4 और प्लस पाई/4, वो आ गया 0। तो 0 नहीं होना चाहिए, पाई/4 बनना चाहिए था। सिंपली हमें पता है ना कि -पाई/2 से पाई/2 ये कंप्लीट ये 1 1 फंक्शन बन जाता है, तो यहाँ पे वो इंटरवल बना नहीं। अब और देखा, इसमें और ऑप्शन देखा तो पूरी रेंज नहीं बन रही, तो -3 पाई/4 से पाई/4 होता तो बात बनती, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। फिर -पाई/4 डाला तो ये 0 आ रहा है, 3 पाई/4 डाला, मतलब ये तो बन ही नहीं रहा, ये कभी 1 1 ऑन, कभी ये एक्चुअली मनी 1 बन गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। -3 पाई/4 से 3 पाई/4 वो रेंज ही बहुत बड़ी हो गई, पाई की रेंज चाहिए। पाई/4 डाला, ये देखो ये बना पाई/2, पाई/4 प्लस पाई/4 इज पाई/2। 5 पाई/4 डाला, वो आ गया 6 पाई/4 विच इज 3 पाई/2। तो अब पाई/2 से लेके 3 पाई/2 तक हमें दिखता है कि साइन का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, तो 1 1 है, यहां से लेके यहां तक ये एक 1 1 फंक्शन था, और यही हमारा इंटरवल बन गया। इतने में इसकी रेंज भी कितनी थी 3√2 से लेके √2 गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो ऑप्शन बना इसका वो बना डी। तो इसमें जो काम की बात थी वो ये कि ये करने के लिए मैं इसका ग्राफ बनाने नहीं लग गया, मुझे इन चारों में से राइट ऑप्शन मार्क करना है। ग्राफ मुझे आता है, पर मैंने हर बार बनाना नहीं शुरू कर देना। मेरा काम क्या है, क्वेश्चन मार्क करो अगले पे भागो, क्वेश्चन मार्क करो अगले पे भागो। तो वो सेंस को नोटिस करो कि उसको एग्जाम में हैंडल कैसे करना है। चलो, स्टिल दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और डील ऐसे करना चाहिए था। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन करा ये उसी का एक और वैरायटी थी, और ये भी काम का है, पर चलो इसमें हमें रेंज गिवन इस फंक्शन की वो यहां से यहां तक है। इस सेंस को नोटिस करना, इस फंक्शन की रेंज अगर यहां से यहां तक है तो रेंज कैसे निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्वाड्रेटिक बनाई। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर रेंज इसकी मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां से कहां तक होगा 5/6 से लेके 3/2। तो मैंने सिंपली इसको एक्सपांड करके ये क्वाड्रेटिक बना दी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां से कहां तक होगा 5/6 से लेके 3/2। ये है क्या,
पैराबोला। तो इस पैराबोला का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअली ये टर्म। पर जैसा भी बनेगा वो पक्का जो उसके रूट होंगे वो 5/6 और 3/2 होंगे, तभी तो उस इंटरवल के बीच में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 डिपेंडिंग अपॉन ये। तो 5/6 और 3/2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होने चाहिए, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 5/6 और 3/2 होने चाहिए। तो मेरे मन में सिंपल सी बात है कि सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स बनेगा सिंपली दिस बाय दिस, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बनता है 1 - 4c अपॉन 4 - 4c, कैसे भी कर लो। सम ऑफ रूट्स लिखा मान लो मैंने -b/a, इसको बराबर होना चाहिए सम ऑफ रूट्स के, तो इन दोनों का सम करके यहाँ पे लिख दो। 5/6 प्लस 9/6 कितना बना 15/6, 5/6 प्लस 9/6 14/6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके c निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके भी निकाल सकते थे, पर लॉजिक समझो कि मैंने करा क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि इसको सॉल्व करते समय सोचा कैसे। ये सिंपल था। वैसे हमें दिया गया कि ये फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब अब इसकी रेंज इसके कोडोमेन के बराबर होगी, तो इसका कोडोमेन कितना था 1 से इन्फिनिटी। log 10 बेस का जो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। log 10 बेस पे 10 कितना होता है 1, तो ये जो टर्म है इसकी लीस्ट वैल्यू 0 आनी चाहिए, इसकी 0 वैल्यू बननी चाहिए। तो इसके अंदर लिखा क्या हुआ क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 बनने के लिए 0 से कम तो जा ही नहीं सकती। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 बनने के लिए इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको रेगुलर, मतलब इसके इसमें रूट के अंदर है तो नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली 0 होना चाहिए। तो सिंपली इसका d निकाला और उसको इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसको एग्जैक्टली 0 कर दिया, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। तो k वहां से आ गया 1/3। क्यों, मतलब इसको सोचो, देखो उन्होंने लेयरिंग करी, सर्जेक्टिव कुछ नाम थोड़ी था इसमें, उन्होंने देखो एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन में लेयरिंग करनी होती है, इसके ऊपर लाल रंग की चादर के ऊपर उसके ऊपर वाइट कर दिया, उसके ऊपर येलो कर दिया, हमें लगा कितना ऑकवर्ड क्वेश्चन है। तो अगर नोटिस करो तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल काम क्या था कि वो ये चाहते थे कि इतनी सी बात थी कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर दिस गिवन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। वो जैसे हमने करा उसमें इसके बाद कोई ट्रिक नहीं थी। ये बेकार है, इसका डोमेन निकालना था। तो डोमेन क्या है इसके लिए, अब इसका डोमेन निकालने के लिए हमें दिखता है कि इस रूट के अंदर वाली चीज़ को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, उसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 1 को इधर लेके आओगे, फिर हमने x और y निकाल दिए वहाँ से, x आ गया 5/2 से 3 पे ओपन ब्रैकेट होगा, तो a आ गया 5/2, b आ गया 3, अब उसका आंसर बना लो। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों मुझे पसंद आया, इस क्वेश्चन में जो बच्चा स्टुपिडिटी करता वो डायरेक्टली ये x और y डाल के इसको सॉल्व करने लगता। तो मैंने रटवाया है और इसको अब आप लोग जीनियस हो गए हो कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि 2 जगह हैं जहाँ पे एग्जामिनर ने फंसाना है, और ये बात याद रखना, या वो फंसाते हैं कंसेप्ट में या वो फंसाते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस में वो कैसे ब्लॉक करेंगे कि हम लोग किसी तरीके से क्वेश्चन करने की कर रहे होंगे और हमें रियलाइज होगा कि वो तरीका बहुत लंबा है, तो वहीं पे ही यही सोचना सीखना है अभी, एग्जाम में नहीं जाके सोचना कि मुझे ये अकल आनी चाहिए कि क्वेश्चन को मैंने छोटे तरीके से करना है। वो डेवलप वो इनसाइट डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे अब ये टर्म मेरे सामने x और y, तो मुझे दिखा रही है, तो अगर मैं इसमें से 2 बाहर कर दूं तो ये 2l/1 + l² है, 2 बाहर लेके 1 - l²/1 + l²। पढ़ते मन में नहीं आया कि l को tan थीटा डाल दो, डायरेक्टली ये 2 टाइम्स ऑफ 2 tan θ/1 + tan² थीटा विच इज sin 2 थीटा, तो x बन गया sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा, और y बन गया 2 cos 2 थीटा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेकंड्स में। x² + y² कितना बन गया, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, दैट इज 4, और f of xy कितना बन गया, x × y भी करो साथ में, वो आ गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा विच इज sin 4 थीटा, और एक 2 बाहर, तो ये बना f of xy। तो अब इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, वो ओरली हो रही है। ये कितना होगा मैक्सिमम 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनी 4 - 2 2, मैक्सिमम कितनी बनी 4 - -2 दैट इज 6, तो 6 और 2 इसकी वैल्यू बनी,
पूछा क्या हुआ हमसे, a प्लस बी विच इज 8 आंसर था। तो सेंस नोटिस करो, पढ़ो इसको फिर से कि क्या ये क्वेश्चन हम लोग जब अपने आप इसको अटेम्प्ट कर रहे थे तो हमने क्या मिस करा। पता है क्या मिस करा, हम लोगों में ना ये अभी शुरू शुरू में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि हमें इतने लोगों ने बोला होता है कि आईआईटी इतना ऑकवर्ड है, इतना ऑकवर्ड है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। तो हमारे माइंड में इतना इंप्रेशन बैठ जाता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे साथ यही होना चाहिए। तो उस जोन से बाहर लाने की करो अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बाद में बच्चे मेरे से डिस्कस करके बाद में पछताते हैं कि ये हमने क्या मिस कर दिया। तो उस जोन में नहीं जाना। ये सिंपल था। वैसे इसका अगर इसमें सिंपली क्या है, इसमें केसेस बना लो, मॉडुलस x माइनस 2 माइनस मॉडुलस x प्लस 1। इसमें हमें केस कहाँ पे केस बनाओगे, एक -1 से कम लोगे इंटरवल, एक लोगे -1 से 2 और एक लोगे 2 से बड़ा। तो सिंपली वो तीनों इंटरवल बना दिए। तो ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, इक्वल टू क्या बोला हुआ है कि p हैज़ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो ये इसमें इसका ग्राफ बना लो। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये, ट्रिकी नहीं, बस बहुत ही बेसिक था। देखो इस क्वेश्चन में जो मुझे समझ में आया दैट वाज वेरी बेसिक। देखो देखने में कितना अजीब है, जिंट ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स अगर इक्वल टू ए कर दो, तो जो x है जिंट ऑफ एक्स क्यूब ने तो इंटीजर होना है, इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे तभी इंटीजर बनेगा। तो a इसमें 1 से लेके 500 तक था, तो मैंने x की वैल्यू डालनी शुरू कर दी। अगर x को 1 लेता हूं तो a कितना आता, 1 + 1 2। अगर x को 2 लेता हूं तो कितना बनता, 8 + 2 10। फिर मैंने x को 3 ले लिया, क्योंकि मुझे दिखता था कि x यहाँ पे x a की बस हो जाएगी, a यहाँ पे 500 तक ही था ना एक्चुअली। तो जब मैं x को जैसे मैंने 8 लिया तो 8 का क्यूब बन गया 512, तो वो केस बनेगा ही नहीं। तो x 7 तक बन जाता, तो इनको ऐड कर दो सिंपली, a की वैल्यू जो जो बनी ये दोनों भी निकाल के, तो ये सारी ऐड करके एक आंसर आ जाता। तो इट वॉज नॉट वेरी ट्रिकी बट सीमिंगली वेरी इंटरेस्टिंग। देखने में लगा होगा कि नया कुछ आ गया, तो वो नया ही आएगा, आपके साल में एग्जाम में भी आएगा। पर उस नए को पढ़ के ये पकड़ना, देखो पता है मतलब क्या होता है कि सोचो आपके घर में कोई आपका कोई ब्रदर सिस्टर हो, वो रोज़ आपके सामने अपना ही फेस पे नए तरह का कुछ लगा के आ जाए और रोज़ हमें आके बोले कि बताओ मैं कौन हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली वैसे होते हैं कि हमने देखना होता है कि भाई ये क्या पूछ लिया, मुझे आता तो है, क्या पूछ लिया, मेरे करे हुए काम में से क्या पूछ लिया, बजाय इसके कि ये मुझे नहीं आता होगा। हमारे करे हुए काम में से क्वेश्चंस होंगे, बस एग्जैक्टली अप्लाई करने के। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो मेरे मन में क्या थॉट आया। देखो मैंने ओरली इसको मैंने रैशनलाइज करा, x² + 1 - x अंदर अंदर रैशनलाइज करा, तो वो डिनोमिनेटर में बन गया √x² + 1 + x। तो दिखा कि अगर ये t ले लूँ तो ये 1/t बन जाएगा, तो ये t + 1/t बन गया। अब t + 1/t में जो t है वो हमेशा पॉजिटिव है इस केस में। मिनिमम t कितना बन पा रहा है इस केस में, x को 0 डाल के देखा तो t कितना बन रहा है, दैट इज 1। तो इसकी जो वैल्यू है ये log 2 ऑनवर्ड्स है, ये इस तरह का फंक्शन है। तो अब मेरे से पूछा कि क्या ये 1 1 है या many 1 है या वट एवर। तो अब इसमें x की जगह अगर मैं -x डालता हूँ, देखो इसको नोटिस करो, अगर x की जगह मैं -x डालता हूँ तो ये हाफ ऑफ लॉग ऑफ ये इसी का रेसिप्रोकल बन गया। एक्चुअली ये 1/t पहले आ जाता प्लस t बन जाता, मतलब ये सिंपली यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता, तो सिंपली यही चीज़ एक्चुअली रेसिप्रोकल लेके बन जाती। तो ये एक्चुअली ऑड फंक्शन बन जा रहा है। इसको सिंपली बना के चेक कर लो, मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं और करना। तो अब ये हमसे पूछा कि ये 1 1 है कि नहीं, तो अब हमें दिखता है वैसे यहाँ पे साफ साफ ये अब इस केवल सारी गेम इसके बाद इस t की बची। तो अब जो ये जो एक्सप्रेशन है इसको अब अगर इसके बाद अगर नोटिस करना शुरू करो तो जो ये टर्म है इसमें अगर मैं इसकी अगर रेंज निकालूं, इसकी रेंज इसके इसमें कितनी है, ऑल रियल जो कोडोमेन है, तो इसकी जो रेंज बनेगी लॉग वाले की, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म कैसी, x² + 1 का रूट प्लस ये x को अगर मैं 0 डालता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी बनती, ये सिंपली बन जाता 1, 1 का रूट 1 आया तो ये 2 बन गया। उसके बाद ये हमेशा 2 से बड़ा होता जाएगा, तो 2 से जब ये बड़ा होता जाएगा तो इसकी रेंज कहीं से भी दिखता ऑल रियल तो नहीं बनती, तो ये ऑन टू तो नहीं है। अब कहानी रह गई इसके 1 1 होने की। तो 1 1 के लिए इसमें अगर एक तरीका था कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करूं,
तो वो इसका ना इतना एक्चुअली सेंस नहीं लग रहा है इसको डिफरेंशिएट करने का। ऑन टू के लिए अगर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स का बिहेवियर अगर जज करें, टी प्लस वन अपॉन टी, टी प्लस वन अपॉन टी, इसका डेरिवेटिव बन जाता है सिंपली वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर। मैंने सिंपली अंदर वाले को डिफरेंशिएट करा तो वो आ गया टी स्क्वायर माइनस वन। टी स्क्वायर माइनस वन इसके अकॉर्डिंग बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स माइनस। जो वैल्यू है ये हर बार वन से बड़ी नहीं आ रही। मतलब मान लो कि एक्स को मैं कोई भी अगर मैंने नेगेटिव नंबर भी लेके देखा, लेट्स से कि अगर मान लो एक्स को माइनस वन लेके देखा तो ये रूट टू माइनस वन बना। रूट टू माइनस वन कैसे बना? 1.4 समथिंग, वो वन से छोटा आ रहा है तो मतलब केवल वैल्यू, इसके बाद डिफरेंशिएट नहीं करा तो ये वन वन भी नहीं बना, क्योंकि हमें दिखा कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव नहीं आ रही, और ये ऑन टू पहले ही नहीं था, तो इसलिए ये नाइदर वन वन बना नॉर ऑन टू बना। लेकिन देखो पता है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक और अकल है कि इस क्वेश्चन में मैंने इसको ये नहीं, जैसे हम लोग बोर्ड्स में करते हैं ना कि एंड टू एंड आंसर निकालने की करते हैं, ऐसे नहीं करते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग बिल्कुल नियरेस्ट जाके, जब हमें क्लैरिटी होती है ना कि यही बनेगा, वहां पे मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। बोर्ड वाला काम नहीं करना कि पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, फिर एंड में हमने वहां पे पूरा खुश के नीचे दो लाइनें मारी और चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। हमने फटाफट अप्रोच पकड़ी कि मैं कैसे ऑप्शन मार्क करूं और नेक्स्ट पे जाऊं। तो जैसे रियलाइज हुआ कि ये वन वन ऑन टू वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, छोड़ दिया। इसमें दिया था कि ये जो फंक्शन है अगर ये ऑन टू हो तो ऑन टू होने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको सर्जेक्टिव मतलब सिंपली इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए। कोडोमेन कितना है? ऑल रियल। वन पे मैंने इसकी वैल्यू निकाली m माइनस एक्स की, तो वन पे ये कितना बना m माइनस वन, और ये इधर वन से बड़ा होने पे वन पे कितना बनता 2m प्लस वन। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस कर दें हम लोग, अगर मान लो कि मैं बोल दूं कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो सिंपली m माइनस वन 2m प्लस वन को बराबर करा, वहां से m आ गया माइनस टू। पर इसमें अब एक बात और सोची कि हमें क्या ये उन्होंने कहीं कहा है कि इसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? नहीं कहा। तो m माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो x के माइनस m के माइनस टू होने पे m माइनस एक्स का जो ग्राफ बना वो तो यही बना, सिंपली माइनस टू माइनस एक्स का ग्राफ बन गया, ये बना। x के जीरो होने पे इसका आंसर कितना आएगा? m आ जाएगा। x के जीरो होने पे इसका आंसर हर बार m आ जाना है। मतलब चलो बड़ी बात ये है कि इसकी हाइट यहाँ पे m आ जाएगी। यहाँ पे x के जीरो होने पे इसकी हाइट कितनी बनेगी? 1। इसके x के जीरो होने पे इसकी हाइट कितनी बनेगी? इधर वाले पे किसकी हाइट कितनी आएगी? 1। तो उसके बाद अगर हम चाहते हैं, ये वाला ग्राफ पक्का ऐसा था, m माइनस एक्स वाला ग्राफ तो ऐसी लाइन बनेगी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके m तक सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। अब उसके बाद अगर मान लो हम चाहते हैं कि ये यहाँ ये सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, x के जीरो होने पे इसकी हाइट कितनी आ रही है? 1। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सारी वैल्यूज कवर करे, तो जो इस केस में इसकी वैल्यू 0 पे बनी m और उसकी वैल्यू बनी 1, तो एक्चुअली यहाँ पे m आ गया, m बराबर आ गया माइनस टू के, x को 0 डाले जाने पे, अच्छा 1, ठीक है 1 है, मैं एक्चुअली यहाँ पे गलत वैल्यू दे रहा हूँ, 1 है। x के 1 होने पे यहाँ पे कितना बना? m माइनस वन, एक्चुअली ये m माइनस वन बना, और उधर से वैल्यू कितनी आ रही है x के 1 होने पे? 2m प्लस वन। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सारी वैल्यूज कवर करे, तो क्या हमें समझ में आता है कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसको इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। देखो समझो इस बात को, अगर मान लो ये ग्राफ कहीं अगर ये तो माइनस टू आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अगर ये वाला ग्राफ, अगर मान लो ये माइनस टू वैल्यू होने की बजाय, अगर इसकी वैल्यू माइनस टू होने की बजाय अगर माइनस टू से थोड़ी ज़्यादा भी होती, लेट्स से माइनस वन होती, तो x के माइनस वन होने पे ये कितना बन जाता? माइनस टू एक्स प्लस वन। और अब x की वैल्यू को अब सिंपली ये देखो, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी आ रही है अभी? माइनस टू माइनस एक्स पे जो भी इसकी हाइट आ रही है, देखो ये पॉइंट समझना, यहाँ पे हमने इन दोनों फंक्शंस को आपस में कॉन्टिन्यूस करा। पर मान लो कि अगर ये कॉन्टिन्यूस ना होते, मान लो ये वाला जो ग्राफ है वो अगर ऊपर भी होता, थोड़ा अगर ये ग्राफ थोड़ा ऊपर भी हो जाता, तो भी अभी भी हमें समझ में आता है कि जो इसकी रेंज बनती वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी आ जाती। तो इस रीजन से जो 2mx प्लस वन है उसका जो ये m है वो माइनस टू से बड़ी वैल्यू भी ले सकता था, पर केवल जीरो तक, केवल जीरो तक। क्यों? अगर ये पॉजिटिव हो जाता है m तो फिर इसका ग्राफ ऐसा हो जाता, जीरो भी इनफैक्ट नहीं होना चाहिए था, इसका ग्राफ क्लियर है, सिंपली कोई भी ऐसी लाइन हो जाती जो कि इस स्लोप के बाद इस तरीके से वो करती,
और हाइट चाहे उसकी ज़्यादा भी हो जाती। तो जो ऑप्शन बनना चाहिए था इसका दैट वॉज बी। देखो ए नहीं बना, -2 से इन्फिनिटी नहीं जा सकता, 0 के बाद नहीं होना चाहिए था। तो इट वॉज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस्ड। मेंस में इसके पास भी नहीं लेके जाएंगे, पर चलो इसमें हमें कहा गया कि f(x) ऑड फंक्शन है तो बेकार था। 1 से 5 के बीच में ये फंक्शन है, -5 से -1 ये फंक्शन है, तो मैंने ओरली एक पॉइंट 2 ले लिया, 2 पे इसका आंसर निकाला, 2 पे इसका आंसर निकाला, f2 f-2 को एक दूसरे का ऑपोजिट कर दिया, लैम्डा आ गया -6। अब साथ में देखो मॉडुलस ऑफ x 1 - x एक्चुअली मॉडुलस x - 1 ही होता है। मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x + 1, अगर इसको बनाओ तो ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसको ऑड फंक्शन बनाने के लिए क्या करें, इसको 0 कर दो। तो ये 0 कब हो जाएगा, जब μ7 हो जाता, μ-7 0 हो जाता, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाता। -1 से 1 के बीच में 0 है, हर पॉइंट पे 0 ही आ रहा है, तो ऑड ही रहा, f(x) f-x के बराबर ही है, -f(x) के। तो इसलिए म्यू को 7 होना चाहिए था, लैम्डा कितना आ गया -6। तुमसे लैम्डा प्लस म्यू पूछा हुआ है, वो 7 - 6 आ गया, दैट इज 1 आंसर 1 था। इसमें हमसे कहा गया था सेट ए कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ, ये कंप्लीटली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो इसको वहां पे कवर करेंगे इसको, इसलिए मैंने क्योंकि इसमें कंप्लीटली हमने ये क्वेश्चन क्लास में करा हुआ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। सोचो अगर मैं बोलूं कि 6 balls are to be given to 4 people such that each of them gets at least 1 ball, ये exactly ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए बस केवल मुझे इसकी लैंग्वेज को रिकॉल करवाना था, और इसको अब इस बेस पे अटेम्प्ट करना, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड और अच्छा क्वेश्चन था। पर देखो क्यों, हमें किसी ने कहा कि f(g(x) g(f(x) में बता दो कि बाइजेक्टिव है कि इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव वॉटेवर। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मान लो कि मैं f(g(x) बनाने लग जाऊं तो मेरा टाइम बर्बाद होता है। हमें यहाँ पे जो f(g(x) जब डिफाइंड है, जब उसमें जब f(g(x) बनाया, तो अब जो gx है, fx का बिहेवियर तो हम जानते हैं, tan इनवर्स x सिंपली वैरी करता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। तो जो gx है, gx का डेरिवेटिव g' बहुत सिंपल था, वो हमने ऑब्टेन करा, और पूरी तरह एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आना। ये बना g' विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो gx फंक्शन है ये हमेशा बढ़ता जा रहा है। अब जब मैं f(g(x) बनाऊंगा, तो इसका बिहेवियर नोटिस करो, f(g(x) का बिहेवियर नोटिस करो कि x के 0 होने पे इस फंक्शन का आंसर कितना बनता। x के 0 होने पे फंक्शन ने कितना आना था, सिंपली e की पावर 0 - e की पावर -0, ये 0 आ गया। उसके बाद ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली ये सिंपली इसकी अपर लिमिट कितनी आ जाती, अब इसकी अगर इसका ग्राफ सोचो gx का, gx ने बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी नहीं होना था, gx के इन्फिनिटी पे लिमिट देखो तो 1 है, -इन्फिनिटी पे लिमिट देखो तो वो -1 है। अगर पूरी तरह सोचो तो जो gx का जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है, -1 पे ये -इन्फिनिटी पे -1 और इन्फिनिटी पे 1। तो gx एक ऐसी टर्म है जो कि -1 से 1 के बीच में घूम रही है। तो जब मैं f(g(x) जब मैंने बनाया, तो जब मैंने gx की वैल्यू tan इनवर्स के अंदर डाली, तो एक ऐसा नंबर डाला जो कि -1 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है, और -1 और 1 वो हो नहीं पा रहा। तो -1 पे tan इनवर्स, जब इसके अंदर यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर 1 डालोगे तो आंसर क्या बनता, π/4 2/π से मल्टीप्लाई होके 1/2 बन गया। पर 1/2 वो हो नहीं पा रहा, ओपन ब्रैकेट आएगा। तो इसलिए ये फंक्शन है, ये ऑन टू होने से बड़ी क्लोजली रह नहीं गया। 1/2 और -1/2 ये हो नहीं पा रहा, ओपन ब्रैकेट आना चाहिए था। तो इसलिए अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता तो ये सर्जेक्टिव हो जाता, ये नहीं हो पाया। तो इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन साथ साथ ही कैंसिल हो गए, पर अच्छा क्वेश्चन था। अब बारी है कि GOF बाइजेक्टिव है, वो इजीली हम लोग उससे पहले GF को ऑन टू इनटू अगर चेक कर लो, तो जब g(f(x) बनाओगे तो e की पावर में लिखोगे वो 2/π tan इनवर्स ये पूरी टर्म। अब एक बात सोचो, हमने अभी यहाँ पे अगर मैं इसका 1/1 तो चलो 1/1 तो खैर ये हो जाएगा। अगर मैं इसमें अगर इसको चेक करूँ कि ये इनटू है कि ऑन टू है, तो इसकी जो रेंज है वो -1/2 से 1/2 है, वो हमें दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे ऊपर डालोगे तो वो -1/2 से 1/2 आने का तो कहीं सेंस ही नहीं बन रहा। तो इस केस में ये इनटू बना डायरेक्टली विद दिस अप्रोच विदाउट डूइंग मच ऑफ द स्किल। इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो f(g(x) का ये वाला पार्ट था जो हम लोगों ने पहले करा। जो
पर चलो इन एनी केस जो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते, वो गड़बड़ पता है क्या करते हैं, वो फंक्शन पूरा बनाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोर्ड में हैबिट डली होती है पूरी तरह बनाने की, तो वो नहीं करना, वो नहीं करना। कोई हमने क्वेश्चन का आंसर मार्क करना और आगे भागना है एडवांस में, और बिल्कुल मेंस में भी यही हम लोगों ने स्ट्रैटेजी रखी है। चलो अब इसमें हमें क्या दिया कि ये फंक्शन ये है 0 से 2 से 1 से 4 ऑन 2 1 1 क्या है, तो इसमें सिंपली इसको मैंने करा डिफरेंशिएट। ये आ गया 3x² माइनस 10x प्लस 7, वो फैक्टराइज हो रहा है 3 टाइम्स x, सिंपली 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3x माइनस 7 इंटू x माइनस 1, ये बन गया फंक्शन। तो ये फंक्शन 1 से लेके 7/3 ये डिक्रीजिंग होगा, 1 से लेके 7/3 ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, उसके अलावा ये इंक्रीज कर रहा है। अब हमें दिया गया कि ये 0 से 2 के बीच में 1 1 है कि नहीं, तो अब ये हमें करना क्या रहता था, 1 से 7/3, 0 पे इसका आंसर कितना आ रहा है 1, और 7/3 इज एक्चुअली 2 से बड़ा, तो 0 से लेके 7/3 तक, 1 से लेके 7/3 तक ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो 1 से लेके 7/3 अगर डिक्रीज करेगा तो 0 से लेके 2 तक हमेशा डिक्रीजिंग नहीं हुआ, हमेशा, तो ये मैनी 1 तो नहीं हुआ। ऑन 2 का चेक कर लो, इसकी रेंज को यहाँ पे कंपेयर कर लो 0 से 2 में के बीच में वैल्यू निकाल के। ये पहले 0 से 1 तक ये बढ़ेगा और फिर वहाँ से लेकर 2 तक ये डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर 2 पे कितना बनेगा वो ऑब्टेन करना पड़ेगा यहाँ से, उससे फिर हम लोग कंपेयर कर लेते। तो इसका सेंस एग्जैक्टली यहाँ से बनता, 2 पे इसका आंसर निकाल लो। 2 पे इसका आंसर अगर हम निकाल लें, 1 पे इसका आंसर कितना बना, 1 पे इसका आंसर बना 2 + 7 9 - 5 4, तो यहाँ इसकी हाइट 4 आ रही है। 2 पे इसका आंसर अगर निकालें, 2 पे बना 8 + 1 9, 9 + 14 दैट इज 23 -20, 4 5 = 20, तो वो आ गया 3। तो 2 पे से उसकी हाइट आ रही है वो एक्चुअली 3 आ रही है, तो जो कि इसके बीच में ही है। तो इसलिए इसकी जो रेंज बनी, जो इसका कोडोमेन बना और जो रेंज बनी इस गिवन इंटरवल में वो सेम आ रही है। तो ये 1 1 तो नहीं बना लेकिन ये ऑन 2 बन गया, तो ये 1 1 नहीं बना लेकिन ऑन 2 बन गया, ऑन 2 बना 1 1 नहीं बना। पर इसको हमने कैसे करा, जैसे हम डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन करते हैं, मेंस में अगर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आया तो ऐसा हो सकता है, तो ये मेंस में आ सकता है, इस लेवल का है। ये पूरी तरह ग्राफिकल था। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व तो करना नहीं था, मैं यहाँ पे बनाता थोड़ी जाऊँगा। जो मॉडुलस ऑफ x - 2 है वो हमें दिखता था कि सिंपली अगर इसको इक्वल टू k करो किसी भी वैल्यू पे तो वो 2 पॉइंट्स पे कट कर जाता। अगर हमसे कहा गया कि इसके 8 सॉल्यूशंस हैं तो मतलब इसके ग्राफ को 8 बार रिपीट करना चाहिए, तो मैंने एक बार बना के देखा कि इससे हो क्या रहा है। सिंपली f(f(x) बनाया, fx - 2 का मॉडुलस बना, मॉडुलस ऑफ x - 2 - 2 उसका मॉडुलस बनाना है वो हमें आता बनाना, मॉडुलस x - 2 पड़ा बनाया, उसको 2 नीचे खींचा, फिर बाद में मॉड ले लिया, तो वो ये बना। तो बनाते ही दिखा कि वो 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। उसके 4 सॉल्यूशंस आ पा रहे हैं 0 से 2 के बीच में, जिसमें k कोई नंबर है 0 से 2 के बीच में। तो अगर ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको एक बार और एक्स्ट्रापोलेट करूँगा तो 6 बनेंगे, और एक बार और करूँगा तो 8 बन जाएंगे। तो इसका मतलब हर बार ये 2 सॉल्यूशंस बढ़ाता जा रहा है, 2 नीचे होगा और ऊपर आएगा, तो ये वाला पोर्शन ही ना एक्चुअली ये हर बार ये 2 नई वैल्यूज़ क्रिएट कर देता। इसने 2 आर्म्स बनाए, अब ये 2 आर्म्स और बना देता, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस और निकल आते। तो कितने हमें करने पड़ेंगे इस केस में, वो बना 4, मतलब f(f(x) ये 4 बार होना चाहिए था, तब ये एक्चुअली एग्जैक्टली यहाँ पे 8 सॉल्यूशंस क्रिएट कर लेता। ये इसका सेंस था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ना एक्चुअली इसको बहुत अलग अप्रोच से मैंने करने की कोशिश करी, तो वहाँ से बात नहीं बनी। मेरे मन में ये थॉट आया कि अगर मैं यहाँ पे f(f) ये वैसे ज़्यादा बढ़िया है, एडवांस के लिए भी ज़्यादा बढ़िया है, पर चलो अब मतलब इसको अब इसमें जस्ट आई एम टेलिंग माई अप्रोच कि ये fx अगर 4x × 1 - x है, तो मेरे मन में एक थॉट ये आया x को 0 से 1 देख के कि मैं x को sin² थीटा डाल दूँ। क्यों डाल दूँ? क्योंकि ये 4 sin² थीटा × cos² थीटा बन जाएगा, वो sin² 2 थीटा बन जाता। तो वहाँ से मैंने ट्राई करा पर बात कोई बनी नहीं। इसको सोचना वैसे, पर ज़बरदस्ती की जस्टिफिकेशन होगी, मतलब डायरेक्टली मतलब मैं वहाँ से उस अप्रोच पे आगे नहीं कंप्लीट कर पाया। तो अब f(f(x) को बनाने की बजाय एक बात सोची कि जो ये fx है ये तो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है, 0 पे और 1 पे, और इसकी वैल्यू, उसका वर्टेक्स कहाँ पे बना, 1/2 के ऊपर, 1/2 उसमें डाला तो उसकी हाइट 1 आ रही है। इसका मतलब जो fx है
वो 0 से 1 तक खुद भी 0 से 1 वैरी कर रहा है। एफ एक्स 0 से 1 तक खुद भी 0 से 1 वैरी कर रहा है। तो और वो उसकी वैल्यू 1 कब बन रही है? जब x 1/2 है। एफ एक्स की वैल्यू 1 कब बन रही है? जब x 1/2 है। तो जब मैं f ऑफ एफ एक्स बनाऊंगा वो भी सेम बात है, 4 टाइम्स एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स। जब f ऑफ एफ एक्स बनाया तो वो ये वैल्यू बनी। अब ये सोचो, बिल्कुल इसको सेम तरीके से कंपेयर करो। ये एक नंबर है जो कि ये नंबर 0 से 1 वैरी कर रहा है, ये नंबर 0 से 1 वैरी कर रहा है, बाकी तो कहानी सेम ही है। इसका भी सोचो कि ये ग्राफ अपने आप में अगर बनाओ तो ये नंबर, अब ये नंबर 0 कहाँ पे हो रहा है? ये नंबर 0 कहाँ पे होता है? ये होता है 0 पे और 1 पे। और ये नंबर 1 कहाँ पे हो रहा है? ये नंबर 1 हो रहा है 1/2 पे। तो ये नंबर 0 पे 0 है और जब x 1/2 है, जब x 1/2 है तो ये 1 है। सोचो, जो काम यहाँ पे 0 और 1 पे हो रहा था वही काम f ऑफ एफ एक्स में 0 पे और 1/2 पे हो रहा है। सोचो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे सोचो। तो अब अगर मैं केवल f ऑफ एफ एक्स का बिहेवियर चेक करूं बिल्कुल सेम तरीके से, ये भी एक नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है, और ये नंबर एग्जैक्टली ये नंबर 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है। और एफ एक्स 1 कब हो रहा है? जब x 1/2 है। तो क्या हमें ये बात समझ में आती है कि एग्जैक्टली 1/2 के ऊपर f ऑफ एफ एक्स जो है वो x के 1/2 होने पे f ऑफ एफ एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, और उसकी हाइट बीच में कहीं 1 होगी। वो कहाँ पे 1 होगी? वैसे तो बाइसिमेट्री 1/4 हो गई, पर मैंने उसको बनाया नहीं। और उसके बाद सेम कहानी रिपीट कर जाएगी। क्यों? फिर से जो x है वो यहाँ पे फिर से एफ एक्स जो है वो फिर से एग्जैक्टली यहाँ पे अब वो 1/2 पे इसका आंसर 1 है, और फिर से 1 पे इसका आंसर फिर से 0 हो जाएगा x के 1 होने पे। तो ये सेम कहानी फिर से इसके बाद रिपीट कर जाती है f ऑफ एफ एक्स में। जब मैंने f ऑफ एफ एक्स बनाना था, अब अगर मान लो यहाँ पे 3 लेयर कर देते तो एक्चुअली फिर क्या होता कि फिर ये और हाफ हो जाता। इसकी वजह से ये एग्जैक्टली सोचो तो और हाफ हो जाता। तो हमें समझ में आता है कि तब ये एग्जैक्टली ये कहानी 4 बार रिपीट कर जाती, पर लेकिन फिर भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे x/3 के साथ अगर इसका हम लोग सोल्यूशन बनाते तो वो ऐसा कुछ बन जाता है। सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 होगी, फाइनली जब x की वैल्यू 1 लोगे तो ये 1/3 होगा। तो ये हर पॉइंट पे कट करता हुआ चला जाता। तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में जो बने वो बनते 1 2 3 4 5 6 7 8। पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पर इसमें जो सारी कहानी थी वो एक्चुअली ये थी कि इस क्वेश्चन में मैंने अपने आप को इस टेम्पटेशन से रोका कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को बनाने की करूँ, क्योंकि अगर मैं बनाता तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं होना था। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के मेरे मन में ये थॉट आया कि एग्जामिनर ने क्या सोचा। एक थॉट ये आया कि x को sin स्क्वायर थीटा लूँ, उससे बात बनी नहीं। तो इसमें फिर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इसके बिहेवियर को कंपेयर करा, और देखो मतलब पहली बार में ना सुन के ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब इसको एग्जैक्टली ऐसे सोचना तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, f ऑफ एफ एक्स जो है ये मैंने उसका पूरा सही ग्राफ नहीं बनाया, उसके ग्राफ का मोटा मोटा बिहेवियर बनाया कि ऐसा कुछ होगा, सेम पैटर्न में रिपीट करता जाएगा। तो जब f ऑफ एफ एक्स बनाओगे तो वो बेचारा बिल्कुल ऐसे ही वो बार बार, अब ये 2 बार रिपीट कर रहा है तो वो एग्जैक्टली वो 4 बार रिपीट कर जाता साथ साथ ही इसकी वजह से। तो स्टिल इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही सिंपल था। देखो ये पैसेज था और ये बहुत ही सिंपल था। देखो यहाँ पे मैक्स ऑफ मॉड x और x स्क्वायर क्या होता है? x ही होता है। तो उसके बाद वो x ही था फंक्शन। तो एक्चुअली सिंपली 0 से लेके 2 तक ये x ही था, और 0 से लेके -2 तक ये, क्योंकि फंक्शन इवन था तो ये सिंपली ऐसा हो गया। तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ 5.12, तो 5.12 यहाँ कहीं बना 5 के आगे, तो 5.12 पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट कंपेयर कर लो किसके साथ सेम होगा। 7.88 कैसा बना? 8 से सिंपली 0.12 पीछे, तो हमें दिखता है कि ये और ये हाइट 5.12 वाली वो सेम हो जाएगी, किसी और के साथ वो मैच नहीं कर रहा। तो मेन काम इस क्वेश्चन में ये ग्राफ ऑब्टेन कर पाना था। उसके बाद ये बिल्कुल सेम ही है। इसके बाद सर्कल बनाना था, लाइज ऑन द कर्व एक्स इज इक्वल टू 9, तो मैंने 9 पे जाके सिंपली देख लिया एक्स, ये लाइन बन गई। लाइन कौन सी बनी? इसका स्लोप 1 होगा, और ये 8,0 से पास कर रही है तो y इज इक्वल टू x माइनस 8 लाइन हो गई। x को 9 डाला तो सर्कल का सेंटर आ गया 9,1। x एक्सिस को टच कर रहा है तो जितना उसका y कोऑर्डिनेट होगा उतना ही उसका रेडियस होगा। x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1। तो उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपली ऑप्शन मार्क कर लो।
ये भी रिलेटेड ही था। पर यहाँ पे 3 sin x के मॉडुलस का ग्राफ था। तो इसमें ना केवल अब देखो ये 0 था, ये था 0.4, तो यहाँ कहीं पाए है। तो 3 sin x का जो ग्राफ है एक्चुअली sin x x से छोटा होता है, पर 3 sin x 2x से बड़ा हो गया, तो ये ऊपर गया, पर पाए पे इसने 0 होना है। फिर यहाँ से ये बाहर गया और फिर 2 पाए पे इसने 0 होना है। तो इस केस में जो पॉइंट्स बने, देखो 6 पे मुझे डाउट था कि मैं कैसे चेक करूँ, तो sin 6 की मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सोची। sin 2 पाई 0 होता है, तो sin 6 जो होगा वो 0 के बहुत पास पास सी वैल्यू होगी। लेकिन ये वाली वैल्यू है तो बड़ी है, तो इसलिए जो ये वाला ग्राफ पक्का यहाँ पे कट कर जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये और ये बन जाते। और हमसे -6 से 6 पूछे हैं, तो जितने इधर बने आंसर्स उतने यहाँ पे और बन जाते। यहाँ पे सिंपली कितने बने 1 2 3, तो 3 इधर और बन गए और एक ये 0, तो 7 आंसर बन जाता है इसका। पर इसका सेंस नोटिस करो, इंटरेस्टिंग था पर पूरी तरह ग्राफिकल था। ये क्वेश्चन में अगर रिकॉल करो तो हमने कभी शुरू में डिस्कशन में जब हमने कभी फंक्शन की डेफिनेशन करी थी, तो अगर मैं चाहता हूं कि f ऑफ जी एक्स डिफाइंड हो, f ऑफ g ऑफ एफ एक्स के डिफाइन होने के लिए g के अंदर एफ एक्स जा रहा है, तो जो इसके अंदर वैल्यू जाए, मतलब अब इसमें समझना, जब g ऑफ एफ एक्स बनाओगे, इसका नाम मान लो अगर मैंने रखा है एच एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स के डिफाइन होने के लिए इसमें जो इसका डोमेन बनेगा वो क्या होगा, एच एक्स का डोमेन वही होगा जो कि एफ एक्स का डोमेन है। तो ये डोमेन की ये यहाँ पे जब मैं ये वाली सारी वैल्यूज के लिए इसका आंसर बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो इसकी रेंज बने, जो f की जो रेंज बने, मतलब इन वैल्यूज को f में डालने पे जो f का जो आंसर बनता हो, उसको g वाली मशीन में डालने पे g वाली मशीन को आंसर देना चाहिए। हमने यही सीखा था। तो इसका मतलब जो fx की रेंज है उसको g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, उसके बीच में से होना चाहिए आंसर। तो अगर हम इसकी रेंज को ही बाहर कर दें, जैसे अब यहाँ पे इसकी रेंज कितनी आ रही है, -∞ से -1 डाल के देखा तो वो बीटा +3 से इन्फिनिटी आ गई, -1 से इन्फिनिटी यहाँ डाला तो वो अल्फा -2 से इन्फिनिटी आ गई। तो ये बीटा +3 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन कितना है, -∞ से 8। तो अगर जो fx की रेंज आ रही है, अगर वो हो ही 8 से बड़ी जाए, मतलब बीटा +3 8 से बड़ा हो जाए और अल्फा -2 भी 8 से बड़ा आ जाए, तो अगर यहाँ से जो fx से जो आंसर आ रहा है वही अगर मान लो ये आंसर ही 8 से बड़ा आ रहा है, तो जब g वाली मशीन के अंदर 8 से बड़ा नंबर डालोगे तो g वाली मशीन हाथ खड़े कर लेगी कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सेंस ये था। ये रिकॉल करो, हमने करा था जब कभी हमने फंक्शंस को शुरू में समझा हुआ है रेगुलर सिलेबस में बोर्ड्स के लिए, कि f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स के डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड था। तो वहाँ से ये कितना बन गया, सिंपली बीटा आ गया 5 से बड़ा, अल्फा आ गया 10 से बड़ा। ये ए ऑप्शन बन गया इसका। ये इसके बाद सेम तरह का ही है, सिंपली मतलब मैंने इसको बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करा, तो इट वाज नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये बिल्कुल ये भी fx + gx है, तो बिल्कुल बेकार था। देखो अब इसमें देखने में जो बच्चा गलत जोन में जाता है उसको लगता है मैंने हर एक का ग्राफ बनाना है। क्यों बनाना है ग्राफ, fx का डोमेन है -1 से 4, तो जो gx होगा f ऑफ मॉडल x -1 का डोमेन क्या होगा, मॉड x -1 को -1 से 4 होना चाहिए, मॉडलेस x हो गया 0 से 5, x हो गया -5 से 5। तो इसमें ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ऐसे एक्चुअली बाकी बना लो, मतलब ऐसे इसमें अगर नोटिस करो तो रेंज ऑफ f ऑफ मॉड x + 1। अब एक बात सोचो, मॉड x + 1 जो है वो कैसी की वैल्यू होगी, 0 से, मतलब सिंपली मॉड x 0 से बड़ा है, +1 मतलब f वाली मशीन के अंदर जो नंबर जा रहा है वो 1 से बड़ा है, f वाली मशीन के अंदर जो नंबर जा रहा है वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे 1 पे इसका आंसर कितना आ रहा है, f वाली, सिंपली f का ग्राफ ये है, तो f का आंसर 1 पे कितना आ रहा है, 0, और उसके बाद 1 के बाद इसका आंसर जितना भी बन रहा है मैक्सिमम कितना जा रहा है, 2 पे इसका आंसर 2 हो पा रहा है। तो इसकी जो रेंज है, इसके अंदर जो भी नंबर डालोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आ सकता है वो 0 से 2 के बीच में होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, एक से ज़्यादा करेक्ट होंगे इसमें, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। रेंज ऑफ f ऑफ -mod x, -mod x कैसे की वैल्यू बनी, f के अंदर एक नेगेटिव नंबर जा रहा है, f का आंसर नेगेटिव पे कैसा आ रहा है, 0 से -1, तो इसकी रेंज 0 से -1, इसका एक्चुअली ये भी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन कहता है डोमेन ऑफ f ऑफ mod x इज -3 से 3, वो बिल्कुल सेम तरीके से कर लो, mod x आ गया -1 से 5, -1 से 4, तो उससे बनेगा नहीं वो।
ये ना ये क्वेश्चन एक्चुअली केसेस बना के सोचना हमने बिल्कुल कभी शुरू में करा हुआ है, पर लेकिन इसके डिस्कशन पे अभी टाइम नहीं लगाते, लेकिन इसको एग्जैक्टली केसेस लेके सोचना। हमें किसी ने दिया पता है इन क्वेश्चंस का तोड़ क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी केसेस बनाओ, कि हमें अगर एफ गिवन है कि 1 1 मैपिंग है, तो यहाँ पे अगर 1 1 मैपिंग अगर होती तो हमने रिकॉल करो स्कूल के लेवल पे करा हुआ है कि अगर 1 1 हो तो उसको ऑन टू भी होना चाहिए, पर अकेली उसमें गड़बड़ ये है कि वो बात वहां पे क्यों फिट हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मान लो फिक्स हमें दिए जाते हैं कि ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो बात बन जाती है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 हो गया। अब बात बन जाती है कि 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। पर अगर मान लो यहाँ पे इन्फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स हो तो कहानी फंस जाती। कैसे? मान लो कि अगर मान लो कोई भी मैंने ले लिया, मान लो y इज इक्वल टू कोई भी लाइन ले लो, y इज इक्वल टू 7x, तो अब जो ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, इसकी इसमें रेंज कोडोमेन बराबर नहीं आएगी। ऐसे ही इसके उल्टे वाला भी हम लोग चेक कर सकते थे। तो चलो मतलब ये अपने आप में केसेस, ये क्वेश्चन हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी केसेस बना के सोचा करो। इस क्वेश्चन में ना इस लाइन को देने का रीजन अकेला मेरा क्या था कि याद रखना कि दो फंक्शंस तभी आइडेंटिकल होते हैं जब उनका डोमेन हर पॉइंट, बिल्कुल हर पॉइंट पे डोमेन भी एग्जिस्ट करे और रेंज भी हो। जैसे अब यहाँ पे सिग्नम ऑफ मॉडुलस x प्लस 1, ये तो पॉजिटिव सिंपली, तो उसका सिग्नम कितना आएगा 1 और किसी भी x के लिए। लेकिन साइन स्क्वायर ऑफ लॉग x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग x के का आंसर तो 1 होगा, लेकिन उसके होने के लिए पहले डोमेन होना चाहिए, तो x को 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है। नेक्स्ट को देखो, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन क्या है? ऑल रियल। वो हमेशा 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। साइन इनवर्स वाली मशीन के काम करने के लिए शर्त क्या है कि उसके अंदर नंबर 0 से 1 आना चाहिए, वो आ रहा है, तो इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल है। ये हो गया π/2 बाहर 2/π, तो इसका आंसर 1 बना फॉर ऑल रियल। तो इसलिए ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, a और c सेम है। ऐसे ही d को चेक कर लो, सिंपली सीकेंड स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा नंबर है? 0 से 1 के बीच में, हमेशा 1 भी नहीं होता, उसका जेंट कितना आएगा? 0। तो ये सीकेंड स्क्वायर ऑफ 0 माइनस टैन स्क्वायर ऑफ 0 है फॉर ऑल x। सीकेंड स्क्वायर 0 हो गया 1, टैन स्क्वायर 0 हो गया 0, तो ये भी ट्रू है। इसलिए a c और d बराबर थे, b इक्वल नहीं था। ये बेकार है। fx अगर अपना ही इन्वर्स है तो fx और f इन्वर्स x को इक्वेट कर दो, हमने पहले करा हुआ है। ये भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है केसेस। इसमें ना इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी केसेस लाया करो अपने माइंड में। जैसे अब मान लो कि उसने दिया, अच्छा इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। हमें दिया गया कि अगर GOF अगर ऑन टू है, तो अगर GOF अगर ऑन टू है देन f मस्ट बी ऑन टू। अब इस बात का सेंस समझना कि अगर GOF अगर ऑन टू है, मतलब a से c जो फंक्शन है वो ऑन टू है, तो मतलब यहाँ जो इसका डोमेन क्या होगा, g ऑफ fx का डोमेन क्या होगा, जो fx का डोमेन है वो एक्चुअली पूरी तरह कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ के एलिमेंट्स के साथ, सबके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमें दिया गया कि अगर ये फंक्शन अगर ऑन टू है तो ऐसा होने के लिए f को ऑन टू होना चाहिए। तो पता है इस क्वेश्चन में सोचना क्या चाहिए था? कॉन्ट्राडिक्टरी केस, कि मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मतलब ये नहीं है ऑन टू, मैंने लिया कि fx नहीं है ऑन टू, तो क्या g ऑफ fx ऑन टू हो सकता है? तो मान लो ये सब इससे कनेक्टेड है और ये वाला एलिमेंट खाली है, तो ये वाली वैल्यूज जब यहाँ पे आएंगी तो हो सकता है कि ये सारी की सारी को कवर कर लें। तो क्या ये नेसेसरली ये कंडीशन आ रही है कि इसको ऑन टू होना चाहिए था? तो ये नेसेसरली कंडीशन नहीं आ रही, तो इट मस्ट बी ऑन टू इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो यस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये मुझे सही मार्क करना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सेंस एग्जैक्टली इस बात के ऊपर बेस्ड था। ऐसे इसमें बी और डी ऑप्शन भी हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी केस लेके करना, पर करना इसको बोल बोल के एग्जैक्टली ऐसे। पर ये भी इंटरेस्टिंग था, ये पूरी तरह ग्राफिकल था। इसका ग्राफ बनाने की हमें अकल थी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बनाया, -2 करा, मतलब उसको मैंने 2 नीचे पुल करा, तो देखो इसकी हाइट यहाँ पे कितनी थी 1, जब इसको 2 नीचे पुल करेंगे तो ये नीचे -1 आ जाएगा। इसको हमने ऊपर करा, उसका ग्राफ ये बन गया। इसका ग्राफ ये बना, इसकी यहाँ पे हाइट 1 आ गई, यहाँ पे इसकी हाइट 2 हो गई। उसके बाद इसका हर पार्ट जो है वो बहुत सिंपल है, इसके बाद इसका हर पार्ट बहुत सिंपल है। मेन काम इसमें ये ग्राफ बनाने का था। तो ये वाला क्वेश्चन अब इसके बाद एग्जैक्टली ये दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही हैं।
तो जो ये पूरी असाइनमेंट थी ये इंटरेस्टिंग थी, जो नेक्स्ट है वो भी सब अब इंटरेस्टिंग होंगी। तो उन पे देखो बिल्कुल हम दोनों को टाइम लगाना पड़ रहा है। तो आप लोग अपने एंड पे केवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इनको मैं अटेम्प्ट करने के अलावा इनके सॉल्यूशंस बन रहे हैं और वो सारे का सारा बाद में हम लोग डिस्कशन की फाइल बना रहे हैं। तो इस पूरी जर्नी में याद रखना, अब वाले टाइम पे कहीं अगर काम खींच गए, हमेशा हमेशा उस जोन में जाओगे विच यू कांट इवन इमेजिन। पर याद रखना कि सक्सेस इज अ ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टेप, ड्रॉप बाय ड्रॉप बस राइट करते चलो। उसके बाद एग्जाम में यू वुड बी सरप्राइज कि क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो रहे होते हैं। पर अभी ना जो क्वेश्चंस जब नेक्स्ट असाइनमेंट करो तो उसके क्वेश्चंस में ना ये नोटिस करना कि कैसे पैनिक हो जाते हो। अभी मान लो कि ये क्वेश्चन जब मैंने करवाए, तो अगर क्लास में होते तो ये क्वेश्चंस को दोबारा तो सुन नहीं सकते थे, अब सुन सकते हो। कोई क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ बहुत बढ़िया लगा हो और आज वाली क्लास में ऐसे बहुत सारे थे, तो रिवाइंड करके वापस जाके उनको फिर से सुनो कि मैंने क्या बोला, मेरा माइंड कैसे काम करता है। वैसे हमने एग्जाम में काम कराना है, गारंटेड रैंक आएगा, एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। तो अपने आप ही बिल्कुल राइट जोन में जाना शुरू हो जाते हो। नेक्स्ट असाइनमेंट को ऐसे अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद वाली असाइनमेंट को ऐसे अटेम्प्ट करो, ग्रेजुअली अब बिल्कुल राइट डायरेक्शन में बनाते हैं अपने आप को।